अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे आज़म चौधरी साहब, यूनुस बाट साहब, मुर्तज़ा डार साहब, जबकि कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात होगी सबसे पहले चीनी के हवाले से। अवाम एक के बाद एक परेशानी का शिकार और कोई सुनवाई नहीं है। चीनी इस टाइम महंगी है और 200 से लेकर 210 रुपये तक फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है मार्केट में। कुछ ही दिनों पहले की सूरत हाल चीनी की उठाकर देख लें तो 100-110 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन अब बहुत से ऐसे मार्केट में दुकानें हैं जहां चीनी है ही नहीं और जहां मिल रही है वो 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। सूरत हाल क्या है, शुगर स्कैंडल क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी नून लीग को इस वक्त कसूरवार ठहरा रही है और नून लीग है पीपल्स पार्टी को इसका कसूरवार ठहरा रही है। इस टाइम सिर्फ ब्लेम गेम चल रही है और असल सूरत हाल है क्या, हकीकत है क्या, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। अभी उस पर्दे को उठाएंगे कैसे? हमारे पैनलिस्ट के सामने हम सवाल रखेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर सूरत हाल असल हकीकत है क्या। फ़हीम, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ। आप किसे कसूरवार समझ रहे हैं इस वक्त? क्योंकि जो चीनी है वो 2.5 लाख टन बरामद करने की इजाज़त तो दे दी पीडीएम ने, और इस टाइम जो शॉर्टफॉल है उसे हम कवर कैसे करेंगे? देखें सना, मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। 2 रोज़ कबल जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुल्क में जानबूझकर जो है वो मायूसी सोचा कि इससे पहले कि कोई आकर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करे, मैं खुद ही अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेता हूं। महंगाई नहीं देखिए, है। मुझे तो मुल्क में इस वक्त कहीं चीनी का बहरान, मुझे तो इस वक्त मुल्क में कहीं चीनी का बहरान नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि चीनी जो है वो 200 रुपये किलो मिल रही है। हाँ। मुझे क्या पता कि भाई पीडीएम की हुकूमत ने या उस पीडीएम की हुकूमत में शामिल जो लोग थे जिनकी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं, उन्होंने किस तरह से जो है कार्टेल बनाकर चीनी जो है मुल्क से बाहर भेज दी। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, यकीन करें इस बात का। मुझे ये भी नहीं पता कि इस मुल्क में इस वक्त, जिस वक्त आप क्रशिंग सीजन शुरू करने से 2 माह पहले खड़े हैं, अचानक चीनी कहां चली गई जिसके लिए कहा जा रहा था कि जनाब ये तो हमारे पास सरप्लस है, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम इसको मुल्क में रखें। मुझे नहीं पता इस सारी बातों को। मुझे ये भी नहीं पता कि ये शुगर माफिया ने कैसे कार्टेल बनाया हुआ है और ये कार्टेल कैसे काम करता है, कि इसमें जो है सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें शुगर माफिया में जो है वो ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो सियासी जमातों के इंतहाई करीब है। मैं अनवर मजीद साहब का नाम नहीं लूंगा, देखिए मैं बिल्कुल नहीं लूंगा अनवर मजीद साहब का नाम, जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनकी बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, तो मैं तो उनका नाम नहीं लूंगा। देखिए, मैं तो पॉजिटिव बात करना चाहता हूं। मुझे तो इस वक्त मुल्क में कहीं भी चीनी का बहरान नजर नहीं आ रहा। आवाम 200 रुपए में खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीद सकते तो भाई ये चाय जो है फीकी पी ले, मैं भी तो फीकी पी रहा हूँ, पिए ना फीकी चाय। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक दफा सिर्फ इस माफिया को ये बता दें, वो कोई भी माफिया हो, ये एक दफा बता दें कि जी हम आपकी ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुहिम है, ये जो आपकी एक गैर ज़रूरी और जानबूझकर कीमतें बढ़ाने की जो मुहिम है, हम उसको इस तरह से भी कर्टेल कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल बंद कर दें, तो इस सारी माफिया अपने आप बैठ जाएंगी। ठीक, पॉइंट क्लियर है आपका फ़हीम। मैं आज़म साहब आप ही की जानिब आ जाती हूँ। आपसे भी मैं यही सवाल करूँगी, आप मुझे बताइएगा कि आप किसको नाअहल समझ रहे हैं, कौन सी जमात है, कौन सी इस टाइम हुकूमत है जो इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि पीटीआई को भी इसका कसूरवार ठहराया जा रहा है। आप किसको नाअहल समझेंगे चीनी शुगर स्कैंडल के हवाले से? सना, फ़हीम साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ना सब चीज़ें जो है ना वो बता दी हैं। हाँ जी। कुछ बताया भी नहीं और सबको नंगा भी कर दिया। बिल्कुल। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर तमाम जितनी सियासी जमातें हैं, आप उनको ज़रा बगौर उनको देखें तो ये चीनी के जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, शुगर मिलों के जितने मालकान हैं, वो आपको सियासत के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। हर जो सियासतदान है वो कहीं ना कहीं शुगर मिल का या मालक है या उसका कोई वहाँ पार्टनरशिप है या दोस्ती है। अब ये एक दूसरे पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा कि उस वक्त एक शुगर कमीशन बना था, ऐसा ही है, जिसमें एफआईए और दीगर जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके 2020 जब जहांगीर तरीन का भी नाम बड़ा सामने आया और जी। उस शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो पब्लिक होने से पहले आप शुगर माफिया ने जो उनका पार्ट एंड पार्शल उस गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर से अलहदगी इख्तियार की थी। आपको याद होगा सारी स्टोरी जी। और वो थी जहांगीर तरीन और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान लड़ाई की एक बड़ी वजह। बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। आप देखें, उस वक्त चीनी थी 65 रुपये किलो और 65 से 80 पर गई थी, हाल हाल मच गई थी, और ये तमाम जमातें इन्होंने हाल हाल मचाई थी और शुगर कमीशन बनाया गया था। उसके बाद आ जाते हैं पीडीएम गवर्नमेंट।
अगर इनको 80 रुपये उस वक्त चीनी मिली तो आज 180 से लेकर 200-230 रुपये तक किलो मुल्क के अंदर चीनी बिक रही है। ऐसे ही। अच्छा, उसमें अब सोचने की बात यह है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई। आप देखें काबीना की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे, उसके अंदर मिनिस्टर, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, आपके कॉमर्स मिनिस्टर उसके अंदर बैठे होते थे। अब फाइनेंस मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के थे, कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी के थे। अब वहाँ पे बैठ के मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। देखिए 2.5 लाख टन हमें बताया जा रहा है कि चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। अगर आपको पता था कि आपके मुल्क के अंदर जो खपत है वो ज़्यादा है, आप क्यों इजाज़त दे रहे थे। और मैं मज़े की बात बताऊं कि वो चीनी, उसमें से बहुत थोड़ी चीनी होती है जो एक्सपोर्ट होती है, बाकी चीनी बेनामी अकाउंट्स के ऊपर, ये नामों के ऊपर बता दिया जाता है कि ये अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि वो उनके स्टॉक्स में मौजूद होती है। उसके बाद वही चीनी डबल ट्रिपल कीमत पे मार्केट के अंदर फेंक दी जाती है। इस वक्त भी हमारे साथ यही कुछ हो रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी जो हुकूमत की जिम्मेदारी आती है वो सबसे पहले गौर करे कि किस किस मिल के अंदर स्टॉक, कितने बड़े स्टॉक्स वहाँ के पड़े हैं। तो आजम साहब, पीपल्स पार्टी को भी आप इस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ नून लीग को भी, दोनों जमातों को देखिए ये इनका मुश्तरका फैसला था। आप इसमें से किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों इस चीज के जिम्मेदार हैं। और अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि तीनों के क्या क्या मुफादात वाबस्ता थे। क्योंकि आज आपने सेक्रेटरी फूड पंजाब है, उनका अगर बयान आपने देखा हो, उन्होंने कहा जी कि अवाम को 50 अरब रुपए का टीका लगाया गया चीनी की मद में। हाँ जी। अब वो 50 अरब रुपया किन लोगों की जेबों में गए हैं, ये देखने की बात है। वो सारे बेनिफिशरी, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले लोग हैं, आज वो पार्लियामेंट से बाहर हैं और अपनी अपनी सियासत और अपना बड़ा पैसा बचाने के लिए जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। इसके हवाले से मैं मुर्तज़ा डार साहब से पूछ लेती हूँ कि ये जो 50 अरब का स्कैंडल है, अब ये भी नया एक मुद्दा खुलकर सामने आ गया है। ऑब्वियसली इसके लिए भी कोई JIT बना दी जाएगी या कोई और इन्वेस्टिगेशन खड़ी कर दी जाएगी, लेकिन फिर आवाम के सामने खुलकर तो कुछ नहीं आएगा। डार साहब, आपके सामने वही सवाल भी, आप किसको नाअहल समझ रहे हैं? देखें जी, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक हम बात कर लेते हैं कि जिसकी जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दूसरा हम बात कर लेते हैं इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब किसी एक जमात को भी इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दें तो ठहराए जाने के बाद क्या होगा? सवाल तो ये होना चाहिए कि जी आपने नून लीग को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया, उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी, लीड उसको शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, तो चुनाचे बीइंग द लीडर और बीइंग द हेड ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, देन व्हाट? तो उसका जवाब है कि कुछ भी नहीं होगा, नतीजा 0/0। आप यही काम पीपल्स पार्टी पे कर लें। कल आप नवीद कमर साहब के बयानात, स्टेटमेंट सुन लें। हमारे चैनल के कल एक टॉक शो में बैठे थे और वो यही बातें कह रहे थे कि जी मेरे पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं था, जो कुछ करते थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले करते थे, हम तो सिर्फ डमीज के तौर पर बैठे थे। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा लेते हैं, कहते रहे जी नवीद कमर साहब गलत कह रहे हैं वो, लेकिन देन व्हाट? क्वेश्चन ये है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है और ना ही आज से पहले कभी हो पाया और ना ही आने वाले वक्त में होता हुआ दिखाई देता है। ये है हमारी बहस। चीनी है, आटा है, सीमेंट है, चिकन है, फार्मास्यूटिकल है, आप नाम उठाइए, माफियाज़ का नाम तो आपने सुना होगा। हम कुछ अरसे के बाद इनके नामों के साथ माफिया जोड़ने लग जाते हैं जी, चीनी माफिया, आटा माफिया, सीमेंट माफिया, चिकन माफिया वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज ऑन। तो कल्प्रेट कभी सामने नहीं आता। अब हम ऐसे कह रहे हैं जी नून लीग इसकी जिम्मेदार है या जिम्मेदार इसकी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो जिम्मेदार भाई हाकिम वक्त ही हैं जो इस गद्दी पर बैठे आए हैं कई सालों से, कई नस्लों से, कई दहाइयों से। आप नून लीग की तरफ देखें, वो कहते हैं कि जी हमने तो मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ देखें, वो भी यही कहते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ नजर दुराएं तो उनके जो नाना थे इस वक्त बिलावल साहब के, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, उनकी बेटी ने भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, उनके अब जो ग्रैंड सन आ गए हैं उन्होंने भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया। भाई किसी एक नस्ल से तो कहीं तो कोई भूल चूक हुई है, कोई गलती हुई है। आप आज भी वही बात करें और आज भी ये ढूंढ रहे हैं और हम कल भी ये ढूंढ रहे होंगे और कल भी हम यही बहस कर रहे होंगे जी इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। सो जिम्मेदार इसका मेरा तो ख्याल है अवाम है, क्योंकि अवाम को चीनी खानी है। अवाम कभी चीनी का बायकॉट कर नहीं सकते, ना वो चिकन का बायकॉट कर सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन अवाम से ही है, हम मुर्द इल्ज़ाम भी अवाम को ठहराते हैं। ये अशराफियाँ हैं, इन लोगों को क्लीन चिट पहले भी मिलती आई है। मैं अब रमज़ान शुगर मिल से लेकर बाकी शुगर मिल्स की डिटेल में नहीं जाना चाहता, नाजरीन हमसे ज़्यादा बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ कुछ होता में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उनका तयन भी आप कर लें।
तो इट डज़ नॉट गिव एनी इफेक्ट टू द सिचुएशन, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, यूनुस भाट साहब आपकी जानिब आ जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि अभी सूरत हाल किस तरफ जाएगी आगे आने वाले दिनों में? चीनी बहरान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस टाइम अवाम परेशान है और परेशानी में कुछ समझ नहीं आ रहा किसकी तरफ देखें किसकी तरफ नहीं। ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, सियासी जमातें हैं, यही ब्लेम गेम में चली जाएंगी, एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगी, तो फिर अवाम किसकी तरफ देखे? आप किसे नाअहल समझते हैं? जी सना, जिस तरह आजम चौर साहब ने बताया कि जब पीडीएम से पहले पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब ये बहरान सामने आया तो पीडीएम की आज की ये जो साबका हुकूमत थी, इन्होंने इतना शोर किया, इतना वावेला मचाया कि इन्होंने जो है वो आसमान जो है वो सर पर उठा लिया कि जी देखें बहरान खड़ा हो गया, जी देखें ये लोग, कोई किसी को प्रॉपर्टी माफिया कहा गया, किसी को चीनी माफिया कहा गया, किसी को, यानी कि माफियाज के नाम दिए गए। ऐसा ही। और जब आप देखें कि वही पीडीएम की हुकूमत जब खुद इक़्तिदार में आती है, तो आज ये पीपल पार्टी जो है वो नून लीग पर, और नून लीग जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। तो हुआ क्या, यानी कि जब पाकिस्तान के पास चीनी जो पैदावार थी वो मौजूद थी, इतनी चीनी थी कि इन्होंने बताया कि जी हमारे पास 10 लाख टन अजाफी चीनी मौजूद है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए इन्होंने पीडीएम हुकूमत से इजाज़त मांगी और एक्सपोर्ट कर दी गई। और जब इन्हें पता चल गया कि अब जो एक्सपोर्ट कर दी गई है और ये पैसे कहाँ गए, ये तवज्जो बात यह है कि पैसे यही है शुगर माफिया थे, इनके मिल मालकन थे, ये एसोसिएशन के जो लोग थे, इन्होंने सब ने पता चल गया हुकूमत को जी पैसे इनकी जेब में चले गए हैं। तो हुकूमत को क्या इस पे ये तवज्जो देनी चाहिए थी कि अगर ये कोई एक बहुत बड़ा किसी किस्म का स्कैंडल सामने आ रहा है या ब्लंडर हो गया है, हुकूमत इसमें नाकाम हो गई है, तो कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी। पीडीएम हुकूमत अपने इत्तेहादियों को बचाने के चक्कर में इस पर कोई इंक्वायरी इनिशिएटिव नहीं की गई। अब हमारे जो निगरान सेटअप में वज़ीर आज़म साहब हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आ रहे हैं, वो इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहे। तो यानी कि एक बात नहीं है, हम कल पाकिस्तान अखबार यानी कि पाकिस्तान के एक लीडिंग अखबार ने, जो इंग्लिश अखबार है, उसने अपने एडिटोरियल पेज में जो कुछ लिखा, उन्होंने कहा जी डॉलर जो है 200 से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के लिए चीज़ें रोकने के लिए कहा गया। तो वही यानी कि हुकूमत के दौरान जिन्होंने टिकट लेके पाकिस्तान डॉक्टर साहब पहुंचे थे, जिन्होंने कहा जी मैं डॉलर को 200 रुपये तक लेके आया जी, आज आप देखें वही डॉलर 330 रुपये में भी नहीं मिल रहा। आप जाके चेक करें 333 रुपये आज उसका जो है मार्केट रेट बताया जा रहा है। तो चीनी अब यही हुकूमत जो हमारी है 220 रुपये दरामद करने के लिए तैयार हो गई है। तो यानी कि अब जो निगरान हुकूमत है वो इस पर बात नहीं करना चाहती, ना वो इलेक्शन पे बात करना चाहती है, ना वो किसी स्कैंडल को दबाने के लिए बात करना चाहती है। तो आवाम तो ये देख रही है कि अब ये जो सामने आने वाले स्कैंडल है, सिर्फ अगर आज चीनी की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया कि 65 रुपये से जब 80 रुपये चीनी गई तो चेयरमैन तरीके इंसाफ को इतना यानी कि शोर डाला गया, इतना ववेला किया गया, और अब खामोशी है और अब कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। चले फ़हीम से मैं पूछ लेती हूँ। फ़हीम, शुगर माफिया की बात की जाती है, एक के बाद एक माफिया हमारे सामने आ जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती इनके खिलाफ, क्यों डरते हैं? आखिर किसके खिलाफ कार्रवाई करनी किसके खिलाफ है? सना इसका जवाब देता हूँ, लेकिन पहले जान के मान पाऊँ तो निगरान वज़ीर आज़म साहब की शान में एक मैं शेर पढ़ना चाह रहा था कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता चीनी कहाँ गई, मुझे शुगर माफिया से गिला नहीं, तेरी निगरानी से सवाल है। देखें, जो हाई कोर्ट है ना हमारी लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पर कुछ अरसे पहले जब सरकारी कीमत शुगर की वो 99 रुपये तय की गई थी, तो उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर शुगर मिल्स एसोसिएशन वो गए लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ से उन्होंने ले लिया बहुत आराम के साथ, इत्मीनान के साथ स्टे ऑर्डर। और उस स्टे ऑर्डर की वजह से आज ना तो FIA किसी शुगर मिल पे छापा मार सकती है, ना इस शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकती है। ये वजह है कि नहीं होती। वो अदालतें जिन्होंने हमें इंसाफ देना है, जो आवाम के इंसाफ के लिए बैठी हुई हैं, वो जब ऐसे फैसले करेंगी और उन फैसलों के ऊपर जो है वो एक हुक्म इम्तनाई हो गया, उसके बाद वो केस कहाँ गया, क्यों उसको दोबारा नहीं सुना जाता, क्यों ऐसे फैसलों को वापस नहीं लिया जाता, क्यों ऐसे फैसलों से जिनके से आवाम जो है वो मुतासिर होते हैं उनके ऊपर रिव्यू नहीं किया जाता, क्यों अदालतें जो है वो इतवार को तो खुल जाती हैं, लेकिन जब आवाम का मसला होता है तो कोई आवाज़ नहीं उठती, कुछ नहीं होता। तो मसला ये है कि जो एक स्टे ऑर्डर है वो कार्रवाई की राह में रुकावट बना हुआ है। ठीक है आज़म साहब, कौन कौन से नाम है, आप कुछ नामों की तरफ इशारा करना पसंद करेंगे, अलल ऐलान लेंगे वो नाम ऑन स्क्रीन? 50 अरब का फ़ायदा आखिर उठाया किसने? 50 अरब का फ़ायदा यही हमारे जो PDM गवर्नमेंट में
जो उस वक़्त के जो जुम्मेदार थे वो शामिल हैं, और शुगर केन इंडस्ट्री के जो मालकान है वो शामिल है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना कि कौन लोग थे। आप देखें ना कि मिनिस्टर इंडस्ट्री और मिनिस्टर कॉमर्स और मिनिस्टर फाइनेंस, ये दो मेन बंदे हैं जिन्होंने इजाज़त दी उस वक्त एक्सपोर्ट की, और उसमें किन के लिए इजाज़त दी? शुगर इंडस्ट्री के मालकान के लिए। तो इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है। असल जुम्मेदारी इस हुकूमत की आ जाती है, हमारे अदारों की आ जाती है कि अब वो 50 अरब रुपए रिकवरी तो बड़ी दूर की बात, डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे थे, तो क्या होगा? बात तो ठीक है, होता कुछ भी नहीं है। हम सारा कुछ देखें, एक तो जो कमीशन बनते हैं, कमेटियां बनती हैं, कभी अल्लाह की मेहरबानी से वो अपने पाया तकमील तक पहुंचते ही नहीं है उनके काम जी। वो कभी अवाम के सामने नहीं आई उस कमीशन ने क्या कुछ किया, और उसके जुम्मेदार जो उस वक्त कल्प्रेट्स हैं उनको क्या सजा दी गई। ये तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। हमीदुर रहमान कमीशन से आप शुरू हो जाएं और आज तक आ जाए, जितने कमीशन बने हैं किसी को सजा नहीं हुई। अच्छा, आज भी एक कमीशन बन जाएगा, आज भी एक कमेटी बन जाएगी तहकीकाती, उसका रिजल्ट क्या होगा? अवाम जो है वो 220 पे चीनी खरीदती रहेगी और वो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको जो लास्ट शुगर कमीशन बना था ना, उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या हुआ था। उस शुगर कमीशन में FIA के एक ऑफिसर थे सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा। होता क्या है कि जब वो पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को, तो उन्हें ना सिर्फ उस कमीशन से निकाला जाता है बल्कि उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाता है। ठीक है, वो आज तक बरतरफ हैं। वजह ये कि शुगर कमीशन के अंदर उन्होंने कोई अपनी आज़ाद फाइंडिंग देने की कोशिश की थी। उनको शायद खाम ख्याली थी कि वो एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे उनको एक आज़ाद राय देने का हक हासिल है, लेकिन आज तक वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लिहाजा कुछ भी नहीं होगा, हम शोर शोर मचाएंगे, अवाम 220 पे चीनी ले रही होगी, और अल्टीमेटली हमारी हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जो है, वो जिस तरह फ़हीम साहब कहते हैं, वो आराम से कह देगी कि इशू तो कोई भी नहीं है, इसको तो बिला वजह इशू बनाया जा रहा है। अच्छा मुर्तज़ा, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई किसने किसके खिलाफ करनी है? क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म के तो स्टेटमेंट हम एक के बाद एक हमारे सामने है। अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ, महंगाई है तो क्या हुआ, अब इस सूरत हाल में भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट सामने आ जाएगी या फिर सर पकड़ कर बैठ जाएगी ये हुकूमत? देखिए जी, निगरान वज़ीर आज़म तो ज़रा नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस नेट प्रैक्टिस के अंदर भी जो कुछ वो कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे, ज़ाहिर है उनसे करवाए जा रहे हैं बहुत सारे काम और अहकामात। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा, चंद दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि जी मैं आवाम को रिलीफ दिलाऊंगा, ये जो बिजली के बिल है जिसके ऊपर एहतजाज जारी है। अभी थोड़ी देर पहले IMF की खबर आई है, और IMF ने तकरीबन आप समझ लें कि ब्लैटेंटली उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी आपने तो मैं 6 अरब के तकरीबन कहे थे कि जी आप इसके अंदर एग्जम्पशन चाहते हैं, तो ये तो 15 अरब के करीब बन रहा है, और हमने आपसे ये कहा था, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन तो तय हुई थी कि आप जो हाई एंड अर्नर्स हैं आप उनके ऊपर टैक्स लागू करेंगे, टैक्स नेट वहाँ से बढ़ाएंगे, ना कि गरीब आवाम के गिरद आप शिकंजा टाइट करेंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो काकड़ साहब ने तो बहुत कुछ कहा है, और काकड़ साहब ज़ाहिर है वो कहेंगे, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि करना किसने है। तो मुझे ये बताइए, जिस तरह के भी चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जो पहले कमीशंस बन चुके, जो पहले इंक्वायरियाँ हो चुकी, जो पहले प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की जा चुकी, कुछ रिज़ल्ट निकला? कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ एक चीज़ ना बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और बड़ी जल्दी ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि हमारे यहाँ जो कोई कानून तोड़ता है, दिहाड़ी लगाता है, वो कानून के शिकंजे से भी बच जाता है, वो फ़ायदे में भी रह जाता है, और जो इफ़ेक्टिव पार्टी होती है या जो जिसको मज़लूम कहते हैं, वो बेचारा अपनी उस होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़ अदालतों के भी चक्कर काटता है, धक्के भी खाता है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे इंक्वायरियाँ भी भुगतता है। सो नतीजा तो 0/0 निकलता है। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, आप देख लीजिए कि इस करप्शन के अंदर से क्या निकलता है। बिल्कुल ठीक है यूनुस साहब, इदारों की ट्रांसपेरेंसी, उनकी कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा? जिस तरह सना आप अदारों की बात कर रही हैं, आप देखें पाकिस्तान में लॉ नेसनेस कहाँ आपको कहीं कोई कानून की रेट नज़र आ रही है या रियासत की रेट नज़र आ रही है? आप देखें जो हमारे अदारे हैं, आप FIA देख लें, आप एंटी करप्शन देख लें, इवन कि आप पंजाब पुलिस को देख लें, आप कोई भी अदारा बता दें कि जो आप ये कह सकें कि कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। जब तक ये लॉलेसनेस ख़त्म नहीं होगी तो ये इकनॉमिक डिज़ास्टर जो है इसको तो आप काबू नहीं कर सकते। आपके निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो फरमा रहे हैं कि जनाब मुल्क में बहरान ही कोई नहीं। अब तो हमारे मीडिया पर जिस तरह कदम लगाए जा रहे हैं, आपके सामने सारी सूरत हाल है, हम तो असल हक़ाइक़ भी बयान नहीं कर सकते। अब चीनी की सिर्फ जो है वो सूरत हाल लोगों को दरपेश नहीं है
कि लोग ये कह सकें कि चीनी की वजह से जो है हमारी ज़िंदगियाँ जो बर्बाद हो रही हैं, हमारे बच्चे जो है फाकों की नौबत पहुँच गई। आप देखें कि कोई एक चीज़ बता दें, यानी कि एक दिन जो आज की कीमत है, आप ये यकीन से नहीं कह सकते कल यही होगी। किन्होंने इस पर काबू पाना है? हमारे अदारों ने पाना है। अदारों की नौबत आपके सामने है कि आपका एक जो सबसे बड़ा मोअज़्ज़ज़ अदारा है, आपकी मोअज़्ज़ज़ अदालत हुक्म देती है कि जनाब एसपी साहब आप साथ बैठें, डीआई साहब आप साथ जाएँ और ये मसूफ़ को जो है इनके घर तक पहुंचा के आएँ जी। तो आपके डीआई साहब फरमा रहे हैं कि जनाब आपके पास रेड वारंट है इसको गिरफ्तार करने का? खामोशी से इससे पूछ रहे हैं, जिस तरह परवेज इलाही को आपके सामने किसी ने हाथों से पकड़ा, किसी ने पाँव, यानी कि अदारों की बात की आपने, अदारों की रेट कहीं नजर नहीं आ रही। कानून नाफिज करने वाले अदारे, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो अपनी जो उनकी सिमत दुरुस्त है, डायरेक्शन दुरुस्त है, जब तक अदारे अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे। ठीक है यूनुस बाट साहब, मुझे ब्रेक की तरफ आगे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम परवेज इलाही को डिस्कस करेंगे। हमारे रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करेंगे परवेज इलाही की लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन अब बात करेंगे पीटीआई चेयरमैन के हवाले से। पीटीआई चेयरमैन ने इस वक्त सियासी जमातों के साथ बात करने की और अपनी जो आरा है उनके सामने रखने की बात की है। तहरीक इंसाफ के वकला ने चंद रोज़ कबल चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की और मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि इमरान खान अब बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से वो बातचीत करेंगे सियासी जमातों से। तो जो पीडीएम की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है वो ये कहती हैं कि हम अब इंटरेस्टेड नहीं हैं पीटीआई चेयरमैन से किसी भी किस्म की बात करने के हवाले से। तो क्या इस हवाले से हम जो सवाल रख रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी आपके सामने मौजूद होगा और अपने पैनलिस्ट के सामने सवाल हम ये रखेंगे कि क्या चेयरमैन पीटीआई इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं? आजम साहब, अच्छा, इसको ये जो सियासी गुफ्तशनीद होती है ना, एक तो सियासी जमातें फौरी तौर पर ना पॉइंट स्कोरिंग पे आ जाती हैं। आज अगर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो उन्होंने माजी में भी ये बात कही थी। जब वो गवर्नमेंट में बैठे थे उस वक्त भी वो सिंगल पॉइंट एजेंडे पे बात करते थे कि मैं इंतखाबात के ऊपर बात करना चाहता हूँ इनसे। जब वो गवर्नमेंट से बाहर गए रजीम चेंज के बाद, उस वक्त भी वो यही बात करते थे कि मैं इनसे बातचीत करूंगा लेकिन सिंगल पॉइंट एजेंडा इंतखाबात। आज भी इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे की मुखालफत में वो एक लिमिट क्रॉस कर जाती हैं, पॉइंट स्कोरिंग करती हैं। कभी उसको एनआरओ का नाम दे दिया जाता है, कभी किसी, अगर एनआरओ उस बंदे को चाहिए होता तो वो एनआरओ ले चुका होता। माजी के अंदर अगर हम एग्जांपल्स देखें, मियां नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल सबसे बढ़ के है। वो जैसे ही गवर्नमेंट टूटती थी उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमात थे, सजा हुई या जो भी सूरत है, वो फौरी तौर पर एनआरओ लेते थे और बाहर चले जाते थे। एक तो देखें आप 99 के कू के बाद उन्होंने एनआरओ लिया, उसके बाद अभी जब प्लेटलेट्स गिरते हैं ये पीटीआई गवर्नमेंट, फिर उन्होंने एनआरओ लिया। अब वो समझते हैं कि हर बंदा एनआरओ ले, लेकिन मैं ये एक बात बता दूं आपको कि मुल्क के मसाइल का हल वो गुफ्तशनीद है, वो मुज़ाकरात है। लड़ाई झगड़े से इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं हो सकता। उसकी वजह जब तक सियासी इंतशार होगा आपकी मुआशत कभी ठीक नहीं हो सकेगी, जिस पर तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना ही पड़ेगा। आपका पॉइंट यही है, जमातों को इंतखाबात फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में गुफ्तगू करनी पड़ेगी। दूसरा, मुल्क के तमाम जो इस वक्त मसाइल हैं, जो इस वक्त इश्यूज़ हैं, उनके हल के लिए पाकिस्तान को एक मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो 5 साल अपना टेन्योर पूरा करे और पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं, जिस तरह मुआशत, सबसे बढ़कर ये कि आइन की पासदारी भी करें। जी, मुआशत सबसे इम्पोर्टेंट है, आइन की पासदारी सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन कौन से आइन की पासदारी आप देख रही हैं, जिस तरह के आइन की पासदारी इस वक्त हमारे अदारे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ का, अदम इंसाफ का जो फ़रोग है ना, वो भी इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का एक जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है। फ़हीम, आपकी जानिब आ जाती हूँ। आपको नहीं लगता कि पीडीएम भी आज गलत कर रही है? अगर उस वक्त पीटीआई चेयरमैन गलत कर रहे थे, तमाम सियासी जमातों को सोचना चाहिए फ़िलहाल पाकिस्तान के हवाले से और एक पेज पर आना चाहिए और एनआरओ मिलना चाहिए, ये भी बता दीजिए। हाँ, देखिए सर ना, आपके प्रोग्राम में मेरी अब तक 4 से 6 चीज़ें जो है ना, वो जो बातें मैंने कही हैं वो अब तक साबित हो चुकी हैं, सही साबित हुई हैं। मैंने आपसे कहा था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ गहरा तंग होगा, वो हो रहा है। मैंने आपसे कहा था जनावाला वाक़े में जो है वो फिर उन्हें साजिश है, आईजी पंजाब इसे तस्लीम कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि अभी पिछले हफ्ते ही कि इमरान
जल्द हाथ बढ़ाएंगे और वो इस बात पे आ जाएंगे कि वो दीगर जमातों से बात करें। उस दिन प्रोग्राम में ताहिर मलिक साहब थे, उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल रिफ्यूज कर मुझे दिया। याद है, बिल्कुल एनआरओ की बात की थी आपने। देखें देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो ये करेंगे, उनकी मजबूरी है इस वक्त, ये उनसे कराया जाएगा। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं हाथ नहीं मिलाता, वो भी हाथ मिलाएंगे, आप देखिएगा। अच्छा, जल्द वो भी हाथ मिलाएंगे। उनके पास भी कुछ नहीं है, वो भी उसी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस तनख्वाह पे वो माजी में काम करते हुए आए हैं। असल मसला ये है कि हमें जाना है इलेक्शन में। अब ये चीज़ें डिसाइड होती चली जा रही हैं कि जी फरवरी के एंड में जो है वो इलेक्शन कराने हैं। अब इलेक्शन से पहले पहले तमाम सियासी जमातों को इस बात पे मुत्तफिक करना है कि जनाब वो जो मौजूदा मरदमशुमारी है उसके मुताबिक जो थोड़ी बहुत हल्का बंदियों में तब्दीलियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करके वो इलेक्शन को में जाएँ और इलेक्शन का जो शेड्यूल आए उसके मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लें। तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो तय होने जा रही हैं। यही वजह है कि जनाब चेयरमैन पीटीआई साहब ने कहा है कि वो बात करना चाहते हैं। और ये जो लोग बाहर बैठ के कह रहे हैं कि हम नहीं बात करेंगे, जाओ अब हम नहीं खेलते, वो भी अभी इसी ग्राउंड पे खेलेंगे। असल बात यह है कि इस इलेक्शन से या इन हाथ मिलाने से या जिससे भी आवाम को क्या फ़ायदा होगा। मेरा तो हमेशा से पॉइंट एक ही होता है कि भाई आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा नए इलेक्शन से भी। मसला ये है कि जो हम अभी चीनी के कार्टेल की बात कर रहे थे, सब कर रहे थे, या हम माफियाज की बात करते हैं, मसला क्या है? मसला ये कि लोगों को ये पता है जुर्म करने वाले को कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके पास करप्शन का हथियार है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास सोर्स है, उसे पता है कि मैं कोई भी जुर्म करूंगा मैं बाहर आ जाऊंगा। आज कराची का इतना बड़ा वाकया है कि एक स्कूल प्रिंसिपल अपने ही स्कूल की तालबात और टीचर से ज्यादती करता हुआ पाया गया। टैलेंट न्यूज़ ने खबर ब्रेक की। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे वो सोच है कि ये सिस्टम जो है वो ऐसा है कि इस सिस्टम से मेरे लिए बचना कोई मसला ही नहीं है। तो यही असल मसला है इन हमारे जो ये सियासतदान हैं, इनका, ब्यूरोक्रेसी का, सबका। और आखिर में वही बात कि चेयरमैन पीटीआई और ये पीडीएम आपको जल्द बातचीत करते हुए नजर आएंगे। ठीक है फ़हीम, मैं नेक्स्ट राउंड में आपसे ये भी पूछूंगी कि फिर इसका मतलब पीटीआई चेयरमैन इलेक्शन से पहले बाहर होंगे जेल से या नहीं। खैर मुर्तज़ा डार साहब, आपकी जानिब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे तो बहुत सा क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान, और उसको बेहतरी की तरफ हम जाते देख नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में पीडीएम भी आज के टाइम पे अगर इनकार कर रहे हैं कि पीटीआई चेयरमैन के साथ एक पेज पर नहीं बैठना है, इलेक्शन के मामले में इलेक्शन की तरफ नहीं जाना है, तो कसूरवार है और एनआरओ मिल जाएगा पीटीआई चेयरमैन को? देखें, इस चीज़ के ना दो पॉइंट्स हैं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। एक है बैठ के बातचीत करना और दूसरा है एनआरओ। ठीक, एनआरओ को थोड़ा सा हम जो रिसेंट पास में हमारे साथ हुआ उसको थोड़ा सा रीविजिट कर लेते हैं। एनआरओ से मुराद ये है कि आपके ऊपर संगीन किस्म के केसेस हैं और आप उसमें चाहते हैं एग्जम्पशन, जो हमने माजी में देखा, और आप चाहते हैं कि एक मुआहदे के तहत जो एक अनअनाउंस सा मुआहदा है, आप मुल्क छोड़ें और यहाँ से आप निकल जाएँ, सही, आप कहीं एक सेफ एग्जिट लें। तो पहले इस पॉइंट पे ज़रा सुन लीजिए कि जो केसेस इस वक्त हैं चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, उन केसेस में जो अभी ग्राउंड्स मौजूद हैं, वो साइफर की आप बात कर लें या अब तोशा खाना की बात कर लें, अभी ये हवा में है केसेस। अभी इन केसेस के ऊपर अगर मैं आपसे कहूँ कि जी हतमी फैसला हो चुका है और सख्त सज़ा हो चुकी है और अब तो देयर इज़ नो रिटर्न, सो पहले आप केसेस के मंतकी अंजाम तक तो पहुँचें। ये हवा में लटक रहा है अभी भाई मेरे केस। एक बात। दूसरी बात ये कि अब जी इसके अंदर जो एग्जम्पशन लेनी है या बाकी जो 200 केसेस आपने बना लिए हैं, जिस तरह आप थाने में जाते हैं ना, कोई असर वसूल इस्तेमाल करते हैं, 5 पर्चे उस पर करा दिए, 2 उस पर करा दिए, इस किस्म के केसेस चेयरमैन पीटीआई के ऊपर आपने किए। अब आप चाहते हैं कि उसके अंदर चेयरमैन पीटीआई एग्जम्पशन मांगे क्योंकि बड़े सीरियस हैं। रमज़ान शुगर मिल जैसा तो कोई तगड़ा केस अभी मुझे नहीं नज़र आया इसके अंदर। अच्छा, अब वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर। तो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं, हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट भी जानते हैं कि जाने के लिए पहले बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद थी। बहुत दफ़ा उन्होंने ख़ुद भी जिक्र किया और ये भी हम जानते हैं कि बहुत मरतबा ऑप्शंस पहले दी भी गई कि जी आप फ्लाई कर, तब तो वो गए नहीं। तो अब सारा कुछ करने के बाद जाने का फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा कोई नहीं है, अब तो लॉस ही लॉस है और उनकी ज़ात से ज़्यादा लॉस उनके साथ जुड़े लोगों का लॉस है। तो अब एनआरओ के बाद अगली बात आती है टॉक, यानी बातचीत। यानी कि बातचीत वो पीडीएम के साथ करेंगे कि नहीं, जो आपका बुनियादी सवाल था कि जी वो करेंगे कि नहीं, या पीडीएम को करनी चाहिए कि नहीं, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल करनी चाहिए। और इसका जिक्र उन्होंने पहले भी किया। इन्हीं की गवर्नमेंट में जब तालिबान के साथ बैठ के बातचीत हो सकती ही, जिनके गिर्द हमने रेड लाइन ड्रॉ की थी, मुज़ाकरात हो सकते थे, पीस ट्रूस हो सकते थे, तो भाई इनके साथ भी बैठ के बात हो सकती है। वो पीडीएम वाले करें या पीटीआई वाले करें या कोई और जमात वाले करें, ये जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होंगे। बातचीत की जानिब बढ़ना होगा। इसके अलावा अगर आप समझें धोस से, धाक से, डंडे से सब कुछ हो जाएगा तो वक्ती तौर पे तो हो जाएगा,
जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हम सब यहाँ देख लेते हैं कि कितने देर में रिज़ल्ट निकलता है। ठीक है, यूनुस बाट साहब आप भी एग्री करते हैं, आजम साहब भी इसी पॉइंट पे थे, मुर्तज़ा डार साहब भी इसी पॉइंट पे हैं कि अगर उन्होंने बाहर जाना होता, NRO लेना होता, डील्स करनी होती तो उनके पास पहले भी बहुत सारे मौके थे, तब उन्होंने किया नहीं, वो अब NRO मांगेंगे? जी सना, मैं इसके कुछ पस मंज़र में आपको चीज़ें बता दूं। एक तो हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि इसी महीने अहम 3 शख्सियात जो है वो रिटायर हो रही हैं, तो उस हवाले से सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ जाएंगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा। आपके सामने एक अवान सदर में मुलाकात की गई, उस मुलाकात के पस मंज़र में भी बहुत कुछ है। आपके सामने परवेज़ इलाही को लाहौर से जब उठाया जाता है तो उसको अडयाला जेल की बजाय अटक ही क्यों भेजा गया है? अटक में जिस मकसद के लिए भेजा गया, अवाम अब हमारी बड़ी बाखबर है, पाकिस्तानी अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल। आप एक तो सना ये यानी कि हर बंदे को, हर शहरी को, अब जो भी पाकिस्तानी है उसको यानी कि जबर से रियासत अपनी रेट तो कायम कर सकती है, लेकिन मुश्किल बुनियादों पर अमन नहीं कायम किया जा सकता। वो सर्वेज बता रहे हैं, यानी कि अब आप देखें कि अटक में परवेज़ इलाही का जाना, वहाँ चेयरमैन PTI के मौजूद हैं, जो कुछ चीज़ें तय हो रही हैं, अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी भी आपके सामने सर्वाइवल का मामला है, चीज़ें हैं। इससे यानी कि अगर जब ये 25 करोड़ आवाम को किधर लेके जाएंगे? आज 333 रुपये का डॉलर है, ये बढ़ता जा रहा है। आपके सामने हम बात कर रहे थे कि ये इकनॉमिक डिज़ास्टर जो है, इसको जब आप काबू करना चाहते हैं तो 25 करोड़ आवाम का सोचना होगा। चीनी का खाली इशू नहीं है। अब नून लीग तो बिल्कुल इलेक्शन नहीं चाहती। नून लीग को तो पता है आज जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है वहाँ तो वो ज़ीरो है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI क्यों इलेक्शन की बात कर रहे हैं? उन्हें पता है कि आप यानी कि 1988 से लेके आज तक देख लें सना कि कोई भी इंटरम सेटअप कभी अपनी मुद्दत से आगे गया है? 5-10 दिन तो आगे जा सकता है। 1988 से लेके ये पहला इंटरम सेटअप है जिसकी डायरेक्शन ही कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे बड़ी वजूहात जो हैं, ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, और जो ये सिलसिला चल रहा है, जो ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। असल मसला तो 25 करोड़ आवाम को जो है उसको फेस करना है ना उनको। अब जिस तरह आपके सामने फाके और खुदकशियाँ सामने आ रही हैं, 4 दिन पहले फैसलाबाद में खुदकशी सामने आई है। आजम साहब, आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की रिप्यूट पर इस टाइम जो खतरात हैं, लाहक हैं उनको, उसके बाद PTI चेयरमैन जेल से बाहर आएंगे, इलेक्शन से पहले कुछ डिमांड्स हैं जो कि अवाम की हैं वो पूरी की जाएंगी? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। देखें कि इस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है वो तो यही नज़र आ रहा है कि चेयरमैन PTI को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जिस तरीके से मुकदमात दर्ज किए गए, जिस तरीके से इस वक्त तक चीज़ें चल रही हैं, वो तो यही जाहिर कर रही हैं। लेकिन मुल्क के हालात और जो कौम को मद्देनज़र रख के हम चीज़ों को देखते हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। आप देखें कि इस वक्त PDM की सूरत हाल क्या है। PDM की तमाम जमातें वो इंतखाबात में जाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह कि अवाम में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। वो किस मुंह से जाएंगी कि आप इकोनॉमी ठीक करने आए थे, आप ये दावा करके आए थे कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आएंगे ना महंगाई खत्म करने के लिए, आजम साहब बाद में हमें पता चलता है कि रियासत तो उनका मद्देनजर थी नहीं, उन्होंने तो अपने केसेस से बचाया अपने आप को। और जाते जाते आप देखिए कि इस मुल्क को कितने बड़े बड़े झटके दे गई है। तो 50 अरब का एक चीनी का झटका है। मुस्लिम लीग नून की एक MP हैं जुगनू मोहसन साहिबा, जुगनू मोहसन साहिबा, उन्होंने कल परसों जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि जाते जाते अपने हर MNA को 1 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड की मद में दे के गई हैं, क्योंकि उन्होंने हल्कों में जाके इलेक्शन लड़ना है, तो लिहाजा वो अखराजात के लिए पैसे हमारी हुकूमत दे गई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुल्क देखें 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे हम मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और वो 1 अरब डॉलर से जायद इन जो है ना अपने लल्ले तल्ले उनमें उड़ा के वो चले गए हैं। तो लिहाजा इलेक्शन में जाने की उनके अंदर इस वक्त हिम्मत नहीं हो रही। उनकी मजबूरी बनेगी PTI को साथ खड़ा करने की। उसकी वजह यह है कि अगर आप उनको अकेलों को उनको इलेक्शन में जाने देंगे, PTI नहीं जाएगी, आपका टर्नआउट इतना मायूस कुन होगा कि पूरी दुनिया के अंदर आपके इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब तक PTI आपके इंतखाबात में नहीं आती तब तक आप इंतखाबात जो है ना समझें कि होने ना होने एक बराबर है। उससे बेहतर है घर अपने दफातर में या घरों में बैठ के पर्चियाँ डाल लें कि शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म, बिलावल दोबारा वज़ीर ख़ारजा, तो लिहाजा हम हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन अगर मुल्क का निज़ाम आगे चलाना है तो आपको तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा।
फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाने पड़ेंगे जिसको दुनिया एक्सेप्ट करे, उसके बाद आपका निज़ाम आगे फहीम, चलेगा। आपकी तरफ आ जाती हूँ। आपकी तो न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है। अब ये भी बता दीजिए कि बड़ों ने फैसला कर लिया है पीटीआई चेयरमैन को बाहर निकालने का जेल से। देखिए, मेरा ख्याल था कि आप शायद ब्रेक के बाद आएंगी मेरी तरफ। तो एक ये अभी हमारे यूनुस साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है। परवेज़ इलाही साहब को अटक क्यों पहुंचाया गया वहाँ जहाँ चेयरमैन पीटीआई भी मौजूद हैं? अब खबर तो वहाँ से निकल के आनी चाहिए ना कि क्या अंदर उनकी मुलाकात भी कराई गई, क्या उनके दरमियान कोई फार्मूला तय पाया, क्या वो फार्मूला जो है अब परवेज़ इलाही साहब जो बाहर आ जाएंगे, जो फैसले अब आ रहे हैं अदालतों से, और वो अगर बाहर आ जाते हैं और उस फार्मूले को जो अंदर तय पाया है उसके तहत वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो होगी असल ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, अभी इंतजार कीजिए, ठीक है, खबरें आने वाली हैं। ठीक डॉक्टर साहब आपसे पूछ लेती हूँ, सूरत हाल आपको क्या लगती है, इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले टाइम में? देखिए जी, इंटरेस्टिंग तो मेरा ख्याल है कि होने वाली है। और उस इंटरेस्टिंग सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो अहम नुक्ता है या पॉइंट जिस पे आके चीज़ें रुकी हैं या फंसी हुई हैं वो है इलेक्शंस। जब पिछली गवर्नमेंट हटाई गई, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, तहरीक अदम एतमाद जब लाया गया और एक इंटरिम सेटअप कह लें या एक कोलेशन गवर्नमेंट बनाई गई, तो तब सबसे पहली चीज़ ये कहा गया, मुझे याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अरकान मेरे शोज़ पे आते थे और आके कहते कि जी हम फौरी तौर पे चाहते हैं कि इंतखाबात हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अरकान आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और आके कहते जी हम चाहते हैं कि इंतखाबात हो। लेकिन जब वो एक कोलेशन उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, आके इक़्तिदार में बैठे, उन्होंने इलेक्शंस का कोई जिक्र नहीं किया, इंतखाबात का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि हमारे साथ हुआ है हाथ, और उसकी रियलाइजेशन शुरू हो गई है अब बहुत ज़्यादा। पीपल्स पार्टी ने हल्की आंच में, जिसको कहते हैं, शोर डालना ज़रा ज़्यादा शुरू कर दिया था पिछले टेन्योर के ख़ात्मे से पहले, और अब जबकि ख़ात्मा हुआ, इंटरिम सेटअप आया, तो शोर उन्होंने ज़्यादा डालना शुरू कर दिया और उनके स्क्रू होने लग गए टाइट। जरदारी साहब चले गए, आप जानती हैं कि दुबई में। अब ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड एक तो चाहिए मियाँ साहब को, वो बाहर बैठे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल भी जाए तो मुझे लगता है शायद वो वापस नहीं आएंगे, उन्होंने आना होता तो बहुत देर पहले आ गए होते। अब इस सारी सूरत हाल में इलेक्शंस का होना पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजूहात पर भी ज़रूरी हो चुका है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से लेके यहाँ पे उनके एम्बेसडर से लेके दीगर उनके ऑफिशियल्स के बयानात, स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स, सब सारा कुछ देख लीजिए पाकिस्तान से मुताल्लिक जो रिसेंटली आ रहा है, वो एक ही जानिब इशारा कर रहा है कि भाईजान इलेक्शन की तरफ आप लोगों ने जाना है, इलेक्शन की तरफ आप लोगों ने जाना है। बिल्कुल ठीक है, जो अभी वक्त का तकाजा है, डिले तो कर लेंगे। आप भी एग्री करते हैं इस पर से? वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर बैठे हैं। कुछ ही दिनों पहले तक हम प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस टाइम तो इलेक्शन में नहीं आना चाह रही, उसके बाद पीपल्स पार्टी इलेक्शन कराना चाह रही थी, और अब पीटीआई को दोबारा से मौका दिया जा रहा है और डील की जो खबरें सामने आ रही हैं, आप उस पर कैसे कॉमेंट करेंगे? जी, जिस तरह आप बता रही हैं सना, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये खबर देना चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन को आज परवेज़ इलाही की चेयरमैन तरीक़ इंसाफ से मुलाकात करवाई गई है, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में जो फैसला सदर फरमाया गया है उसमें जो सेशन जज करा रहे हैं इस बात के बाद, ठीक है, आपसे आपका पॉइंट ठीक है, जी कंटिन्यू करें। जिस तरह यानी कि हाई कोर्ट में आज मौजूद जज साहब ने फैसला सदर फरमाया है, अटक के जो सेशन जज हैं उनको उनकी बाजियाबी का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि उसको फ़ौरन यहाँ अदालत में पेश किया जाए। ठीक है, एक तो आज जो आईजी साहब यहाँ पेश हुए, उन्होंने कहा जी मेरे दोनों डीआईजी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी परवेज़ इलाही साहब को घर भिजवाने की, वो उनको घर ना छोड़ने के लिए बुलवाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा जी वो कराची। अच्छा यूनुस साहब, क्या तय क्या पाया इस मुलाकात में? मैं आपको बताने लगा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको ये सूरत बताना जो चाह रहा था, एक तो हम अपने नाज़रीन को बताते चले, जो शख्स अपने 16 माह के दौरान जिसका भाई वज़ीर आज़म रहा है पाकिस्तान में नहीं आया, वो अब पाकिस्तान में अब भी नहीं आए। अच्छा, ये ब्रेकिंग, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं आना चाहता, हालात यहाँ के साजगार नहीं है, उसको पता है कि जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बखूबी जानते हैं। लेकिन सैफुल मलूक खोखर ने ये दावा किया है कि 10 लाख मिलियन जो है वो इसका इस्तकबाल करेंगे और वो 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ। साहब जेल खाना जात की बीट करते हैं, कोई अंदर की खबर दे। मैं वही जेल खाना में तय क्या हुआ ये बताएं जी। जो अंदर की मुलाकात हुई है, जो मेरे ज़राए ने दावा किया है वो ये है कि जो परवेज़ इलाही साहब है वो चेयरमैन तरीक़ इंसाफ को इस बात पर जो है वो ज़ोर दे रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, मैं भी आपके साथ बड़ी मुसीबतें झेल रहा हूँ, और वो मुसीबतें झेलने का सबको पता है कि उसका मकसद क्या है, क्योंकि इसके बाद नहीं मान जाए खान साहब, मान जाए किस बात पे मान जाए पीटीआई? नहीं, खान साहब अभी तक कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब डिमांड क्या है परवेज़ इलाही साहब? परवेज़ इलाही साहब की डिमांड ये है कि जी हालात साजगार होने दें,
आप अगर मुल्क छोड़ के चले सिस्टम में, अगर आप सिस्टम में नहीं भी मौजूद होंगे, उनका मकसद ये है कि आप मुझे या किसी और बंदे को पार्टी की क़यादत और दीगर मामला चलाने के लिए जो है वो मौका दे। खुद जेल में आप बिल्कुल आपकी ब्रेकिंग उन्होंने कह रही आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है ये सियासी मुकदमात हैं इसके, क्योंकि 25 करोड़ की परेशानी भी तो दूर करनी है और ये परवेज इलाही को वहाँ भिजवाने का कोई यानी कि एक मंसूबे के तहत भिजवाया। बिल्कुल ठीक है यूनुस साहब, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग तब हो जाएगी जब पीटर चेयरमैन मान जाएंगे। ठीक है, ब्रेक की तरफ मुझे आगे जाना, ब्रेक से वापस आने के बाद हम परवेज इलाही को ही डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे हम परवेज इलाही के हवाले से। गुज़िश्ता 3 माह से परवेज इलाही को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा दिया जाता है, उन्हें जेल में रखा जाता है, उनकी तबीयत नासाज है लेकिन उनको रिहाई नहीं मिलती है। गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि मुल्क में बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो ये लग रहा है कि इस वक्त कानून की हुक्मरानी तो नहीं है, इस वक्त डंडे की हुक्मरानी है। हमारे पैनलिस्ट इस बात से इत्तफाक करते हैं या नहीं, से जुड़ा जो सवाल है वो हमने यही रखा है कि PTI सदर परवेज इलाही की मुश्किलात कैसे कम होंगी। आज़म साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये बड़ा हैरान कुन है कि चौधरी परवेज़ इलाही इस उम्र में और बीमार आदमी और इतना स्टैंड लेना, ये सब लोग इस चीज़ पे शशतर है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इतना स्टैंड कैसे लिया। और इस वक्त जितना वो जिस तरह लड़ रहे हैं मुकदमात अपने, जिस तरह सामना कर रहे हैं, ये बड़ा हैरान कुन है। अच्छा, दूसरा ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ़्तारी थी ये कल की, वो बड़ी मुज़हिका खेज़ थी जी। अब देखें, एक अदालत के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ऑर्डर किया जाता है कि उनको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसके बाद इंश्योर किया जाता है कि एक SP और एक DIG ऑपरेशन ये उनको घर छोड़ के आएंगे। और उससे पहले क्या होता है कि नैब और पुलिस की आपस में वहाँ पे लड़ाई होती है। पुलिस नैब से छीनना चाहती है चौधरी परवेज़ इलाही को, नैब जो है वो अदालती अहकामात की पासदारी करता है, वहाँ पे एक फड्डा पड़ता है। अच्छा, उसके बाद वो अदालत के अंदर बैठे होते हैं। जब अदालत इंश्योर कर देती है कि DIG ऑपरेशन और एक SP खुद जाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही को घर छोड़ने के लिए, रास्ते में लाहौर पुलिस, उसके 2 DSPs दोनों CIA से हैं, वो गाड़ी रोक के चौधरी परवेज़ इलाही को निकालते हैं गाड़ी में से, डंडा रोली करते हैं और इस्लामाबाद लेकर रवाना हो जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं लाहौर में करते हैं, मैं बड़े शौक से आपको बता रहा हूँ, वो खुद लेके इस्लामाबाद रवाना हो जाते हैं। और आज अदालत के अंदर जो कुछ हुआ है, IG साहब कह रहे हैं जी कि मेरे तो दोनों DIG ऑपरेशन भी और इन्वेस्टिगेशन भी वो सूबे में ही नहीं है, सूबे से बाहर है। तो वो इस्लामाबाद पुलिस ने जब यहाँ से अगर गिरफ्तार करना था, उससे पहले बाकायदा यहाँ पे पुलिस जो है रपट दर्ज करती है इस्लामाबाद पुलिस की आमद की, उसके बाद लिख पढ़ के रपट दर्ज करके मुलज़म उनके हवाले किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अदालती अहकामात और हमारे अदारों का रोल। अब देखें कि हम चीनी की बात कर रहे थे, चीनी के अंदर एक छोटा सा स्टे होता है, तमाम अदारे खामोशी के साथ उस स्टे के ऊपर अमल दरामद करते हैं। दूसरी जानब, क्योंकि उसके अंदर, मैं चीज़ क्लियर, उसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिशरीज थे। दूसरी जानब आ जाता है अदारों का किरदार कि अदालत आलिया जो है वो ऑर्डर कर रही है कि इंश्योर करें इस बंदे की सेफ्टी, इसको घर छोड़ के आएँ, लेकिन अदारों को उन अहकामात की परवाही कोई नहीं है। ये एक दोहरा म्यार है हमारे मुल्क के अंदर अदारों के इस वक्त, क्योंकि अदालतों का काम है ऑर्डर करना, फैसले करना, अदारों का काम है उस पर इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अफसोस की बात यह ऐसा होता नहीं है। इस वक्त अदारों की नज़र में अदलिया का कोई एहतराम नहीं। बिल्कुल ठीक है यूनुस साहब, अदालतों की भी कारकर्दगी, वही बात है, एक के बाद एक इदारा हमारे सामने आता जा रहा है। किस तरह इस टाइम डंडे का जोर चल रहा है और जो मोकल है परवेज़ इलाही के जो वकील है वो भी ये कह रहे हैं मेरे मोकल को दोबारा से ना गिरफ्तार कर लिया जाए, आप इस तरह का जी कोई ऑर्डर जो है हमारे सामने रखें। इससे पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुलाकात का जिक्र किया है सामने, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से रिहाई मिलेगी, किस तरह से मुश्किलात कम होंगी? जी, मुश्किलात परवेज़ इलाही की जो आप बता रहे हैं कि सुना कि कम होने के हवाले से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों चौधरी शुजात जो है एक दिन में 2-2 दफ़ा मुलाकात अपने भाई से कैंप जेल करने के लिए जाते रहे हैं। हाँ जी। और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह दीगर जो सियासी रहनुमा थे उनकी रिहाइयाँ अमल में लाई गई हैं, ये भी रिहा हो जाते, लेकिन उनके बेटे जो मुनस इलाही हैं वो उनके आड़े आते रहे और मुनस इलाही जो है उन्होंने अपने बाप को जो उन्होंने वादा कर लिया है PTI के साथ, वो उससे बिल्कुल यानी कि पीछे हटने को तैयार नहीं है।
ठीक। तो चौधरी शुजात के बार बार कहने के बावजूद कि वापस पार्टी में आ जाए, अब चौधरी परवेज़ इलाही को पता है कि बाकी जमातें तो उनके पास तो ना कोई वोट बैंक है, ना कोई उनके हालात है, और हमारी जो सूरत हाल है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद भी परेशान है। तो उन्हें नज़र आ रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की परेशानी के दौरान अगर कोई क्रेडिट मिल सकता है तो आने वाले वक्त में मुझे मिल सकता है। पार्टी को चला सकता हूँ तो मैं चला सकता हूँ। और अगर हम यानी कि नाम लिए बताएं तो अब तक ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब इसीलिए किया जा रहा है। पीटीआई के चेयरमैन तो ठीक है, उनके पास जो भी चीज़ें थी, जो मुकदमात थे, जिस तरह के मसाइल पैदा किए गए, आप देखें कि इस्लामाबाद की अदालत में यानी कि अगर 12:30 बजे 12:20 पे फैसला आता है, 10 मिनट बाद बगैर वारंट दिखाए उन्हें गिरफ्तार, वो तो सब चीज़ें मुमकिन थी और मतवक्को थी। सर ब्रेक में जाने से पहले यूनुस साहब आप ही कह रहे थे कि नहीं मान रहे पीटीआई चेयरमैन, तो मुश्किलात खत्म कैसे होंगी फिर? मैं वही बताने लगा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल चौधरी साहब की बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल हुकूमत तो जो है वो जिस तरह पीडीएम ने मुश्किलात उनके लिए बढ़ाई, मौजूदा हुकूमत भी उसी एजेंडे पर काम कर रही है और वो उसी एक जो एजेंडा लेके आए हैं उस पर अमल दरामद करते रहेंगे। अच्छा फ़हीम, तो परवेज़ इलाही जो है इनकी बिल्कुल मुश्किलात ख़त्म ही ख़त्म है। अच्छा, ये जो उन्हें टास्क सौंपा गया है वो उस टास्क को पूरा करने के लिए आज अटक जेल में मौजूद हैं। अटक जेल से जैसे ही वापस आएंगे तो जैसे ही वापस आएंगे, लेकिन कब वापस आएंगे और रिहाई कैसे मिलेगी, मुश्किलात कैसे खत्म होंगी? ये आप देखेंगे पहली दफा जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ठीक है, यूनुस पॉइंट आपका सामने है, मेरे सामने, टाइम एक्चुअली कम है, मुझे इसलिए फ़हीम को टाइम देना। जी फ़हीम। देखिए टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं बीच में कुछ बातें सुन नहीं सका, तो बस इमरान खान साहब के हवाले से, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो यूनुस साहब कह रहे थे कि वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे फिर एक शेर याद आ रहा था कि कफस में रहते रहते हो गई सयाद से उल्फत, मैं खुद ही नोच लेता हूँ मेरे पर जब निकलते हैं। तो वो निकलना नहीं चाहते, ये कहना ही चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें क्यों निकाला जाए? चले एक लम्हे के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, 9 मई को जो कुछ हुआ है इस मुल्क में, जो कुछ 2 दिन पहले निगरां वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 9 मई को मुल्क में एक बगावत के लिए की कोशिश की गई थी मौजूदा जो हमारी फ़ौजी क़यादत है उसके ख़िलाफ़, तो क्या आप ये समझती हैं और क्या लोग ये चाहते हैं इस मुल्क में कि जो इतनी बड़ी कोशिश करे उसको जो है वो बस बाहर निकाल लिया जाए, उसको बाहर निकाल के जो है बस लिविंग प्लेइंग फील्ड दे दी जाए? अरे क्यों हम ये इस तरह की बातें सोचते हैं? कहीं तो कभी तो किसी टेस्ट केस में कुछ सामने आने दें, कुछ बताने दें लोगों को। देखिए जब ये चीज़ें हुई थी 9 मई के बाद, तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि भाई आप जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बाहर आके, वो कुछ दिन पहले जो है वो आपसे मिल चुका होता है, उसके बाद वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो पाक साफ हो जाता है। ये मत करें, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ मत करें। जो किसी भी तरह से जिम्मेदार हैं उनको आपको निशान इबरत बनाना पड़ेगा। वो तमाम लोग जो आने के बाद मुख्तलिफ पार्टीज़ में गए, नई पार्टीज़ बनी, मैं उनके लिए भी कहता हूँ कि आपने वो भी कुछ अच्छा अमल नहीं किया, लेकिन जो लोग अभी आपके पास है 9 मई के मामले के ऊपर, 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोग हैं, उनके खिलाफ एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा एक सख्त एक्शन ले लीजिए ताकि मुल्क में एक मिसाल कायम हो जाए। हर दफ़ा ये नहीं होना चाहिए कि जी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा हवा में रोक दिया था तो जनाब सिर्फ नवाज शरीफ को ही सज़ा मिलेगी। क्यों भाई? ठीक है डॉक्टर साहब, आपके साथ पास यही सवाल लेकर मैं आऊँगी। आपको क्या सूरत हाल लगती है कि कैसे मुश्किलात ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं पीटीआई सदर की, परवेज़ इलाही की? देखिए जी, अभी तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है और उस हुक्म की तामील होने में कोई 12, 14 या 16 घंटे जैसे बाकी रह गए। और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म ये दिया है सेशन जज जो अटक के हैं कि जी बाजियाब कराएं परवेज़ इलाही को और हमारे आगे प्रोड्यूस करें जी। और कल तकरीबन कोई 10-11 बजे के करीब उनका केस लगा है। तो इस वक्त बहस तो ये होनी चाहिए कि परवेज़ इलाही साहब को सेशन जज अटक वहाँ से बाजियाब करा के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश कर पाएंगे कल या नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि आज जो समाअत हुई जिसमें कह के भी बहुत सारे लगे, उस समाअत में जज साहब ने इस्तफसार किया एडवोकेट जनरल पंजाब से। उन्होंने कहा जी कहाँ पे गए परवेज़ इलाही? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कहाँ पे। उसके बाद आईजी पंजाब से पूछा जी बताएं परवेज़ इलाही साहब कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में भी नहीं है परवेज़ इलाही कहाँ पे है। जब इन दोनों ने ये कहा तो जज साहब समेत बाकी भी जितने लोग थे वहाँ पे कहका गूंजा। वहाँ पे वैसे लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे। तो आपके मुल्क के एक सूबे के आईजी और एडवोकेट जनरल जिनकी कैप्टिविटी से उनको यहाँ से ले जाया गया, उनको इल्म ही नहीं है कि वो कहाँ पे, और उन्होंने कहा जी किसी इदारे के पास भी नहीं है। फिर अटक जेल की जो है वो ख़बरों का जिक्र होने लग गया और बात होने लग गई और फिर कहा कि जी अटक की जेल के अंदर वो मौजूद हैं, जिस तरह अभी यूनुस साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है।
एक आईजी के मुताबिक उनको नहीं पता वो कहाँ पे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यूनुस साहब से भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जज साहब को कि जी आप तो कह रहे हैं कि जी उनकी मुलाकात हुई है, हमारे आईजी और एक एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं। तो खैर एनीवे परवेज़ लाई के लिए मुश्किलात तब तक मुश्किलात हैं जब तक परवेज़ लाई डटे हैं। ठीक है, लेकिन जिस वक्त वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा उन्होंने किया तो मुश्किलात वैसे ही बाकी रहेंगी कुछ अरसे तक। कहा यह जा रहा है कि जिसकी खबरों में जो सदाकत है कुछ अरसे में सामने आ जाएगा, खुल करके डील हुई है या नहीं हुई, इन शॉर्ट एनआरओ मिला है या नहीं मिला है। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।